दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी इस यात्रा के तीसरे भाग में। जैसलमेर के इतिहास के बारे में जानने के बाद में आज अपन बात करेंगे जैसलमेर की उस इमारत के बारे में जिसकी वजह से जैसलमेर जाना जाता है पूरी दुनिया भर में, और वो इमारत है जैसलमेर का किला। इस जैसलमेर के किले के बारे में अपन आज की इस वीडियो में बात करेंगे, अपनी इस यात्रा में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज में बताया है, जैसलमेर किले की जो नींव है वह महारावल जैसलदेव भाटी ने 12 जुलाई 1155 ईस्वी को रखी थी। इसके बाद इनके जो पुत्र थे शालिवाहन, उन्होंने 1162 ईस्वी तक इस किले का निर्माण पूर्ण करवाया था, कंप्लीट करवाया था। उसके बाद उत्तरोत्तर बहुत सारे महारावलों ने इस किले के अंदर बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए थे। ये जो किला है यह त्रिकूट नामक पहाड़ी पे बसा हुआ है। पहाड़ी को त्रिकूट पहाड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो पहाड़ी है ये त्रिभुजाकार आकृति की पहाड़ी है, और त्रिभुजाकार आकृति की ये पहाड़ी है, इसलिए इसके ऊपर जो किला बना है, जैसलमेर का जो किला बना है वह भी त्रिभुजाकार आकृति में बना हुआ है। इस किले को सोनारगढ़ या फिर स्वर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। सोनारगढ़ यानी सोने से बना हुआ दुर्ग या फिर गढ़। क्या वास्तव में ये जो किला है सोने का बना हुआ है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो किला है यह यहाँ पे पाए जाने वाले यानी जैसलमेर में पाए जाने वाले पीले पत्थरों से बना है, यानी पीले रंग के पत्थर से बना है। अब पीले पत्थर से इस पूरे दुर्ग का या फिर किले का निर्माण करवाया गया है। तो सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय जब इस किले पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये जो किला है इसकी दीवारें सोने की भांति चमकती हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो किला है ये सोने का बना हुआ किला है और सोने की भांति चमकता है। इस कारण से इसको सोनारगढ़ या फिर स्वर्णगिरी का दुर्ग भी कहा जाता है। और इसकी इसी विशेषता के कारण से भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इस किले को विश्व का 8वां अजूबा बताया था। शायद इस किले की जो रौनक है, इस किले की जो बनावट है उनको भा गई होगी और उन्होंने इस किले को विश्व का 8वां अजूबा बता दिया था। अभी जो किला है रेतीले क्षेत्र में बना हुआ है, थार के रेगिस्तान में बना हुआ है। तो पहले के समय पे क्या होता था कि यहाँ पे पहुंचना भारत के अन्य हिस्सों से लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। शायद इसी कारण से बादशाह अकबर के जो दरबारी विद्वान थे, 9 रत्नों में से एक रत्न थे अबुल फजल, जिन्होंने आईने अकबरी अकबरनामा जैसी रचनाएं की थी। उन्होंने इस किले के लिए कुछ पंक्तियां लिखी हैं। पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं: शरीर कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे को, तब पहुंचे जैसान। यानी कहने का मतलब है अगर आपको जैसलमेर पहुंचना है तो आपको अपना जो शरीर है वह काठ का करना पड़ेगा, यानी लकड़ी का करना पड़ेगा। अपने जो पैर हैं वह पाषाण यानी पत्थर की करने पड़ेंगे। बख्तर कीजिए लोहे को, यानी अपने शरीर के जो वस्त्र हैं वो आपको लोहे के करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप जैसलमेर यानी जैसान पहुंचोगे। अब सबसे रोचक बात यह है कि इस किले के निर्माण में चूने का या फिर सीमेंट वगैरह का उपयोग नहीं किया गया था। अब सोचने वाली बात यह है कि जब किले के निर्माण में चूने वगैरह का या फिर सीमेंट वगैरह का उपयोग नहीं किया गया तो इस किले का निर्माण या फिर इतने मजबूत किले का निर्माण किया किस प्रकार से गया होगा? तो इस किले का जो निर्माण है वो पत्थर के ऊपर पत्थर रख के किया गया था उस समय में, जिसको वर्तमान समय में अपन इंटरलॉकिंग सिस्टम कहते हैं। यानी इस किले का जो निर्माण है वह इंटरलॉकिंग सिस्टम के द्वारा किया गया था। अब इंटरलॉकिंग सिस्टम का प्रयोग करने का कारण यह था कि ये जो क्षेत्र है एकदम रेतीला क्षेत्र है, यहाँ पे पानी की अभी भी कमी है। तो उस समय पे तो और भी ज्यादा कमी होती थी, जिस कारण से चूने का या फिर सीमेंट का प्रयोग नहीं किया जा सकता था। इस कारण से यहाँ पे पत्थर के ऊपर पत्थर रख के इस किले का निर्माण किया गया था। इंटरलॉकिंग सिस्टम के माध्यम से इस किले का निर्माण किया गया था। अब इस किले में कुछ महल हैं जिनकी जो छतें हैं वह लकड़ी की बनी हुई है। लकड़ी के बने होने का कारण है कि जो लकड़ी है वह गर्मी को रोकती है और उससे जो कमरे वगैरह हैं वह ठंडे रहते हैं। इस कारण से उन महलों की जो छत है वो लकड़ी की बनाई जाती थी उस समय पे। इसके बाद साल 2009 में इस किले पे यानी जैसलमेर के किले पे डाक टिकट जारी कर दिया जाता है। अब ये जो किला है यह धानवंत श्रेणी का किला है, यानी धानवंत श्रेणी के अंतर्गत ये किला आता है। अब थोड़ी सी दुर्गों की श्रेणियों की अगर अपन बात करें तो एक बुक है शुक्र नीति। उस बुक में किलों की जो श्रेणियां हैं वह 9 टाइप की श्रेणियां बताई गई हैं, जिनमें पहली है गिरी दुर्ग, यानी वह दुर्ग या फिर वह किला जो गिरी यानी पहाड़ पे बना हुआ है। दूसरा है वन दुर्ग, यानी वह किला जो वन में यानी जंगल में बना हुआ है। तीसरा है जल दुर्ग, यानी वह किला जो किसी जल स्रोत के या फिर नदी वगैरह के पास में बना हुआ है, उसको जल दुर्ग कहा जाता था। अगला है एरण दुर्ग, यानी वह दुर्ग जो जंगल में तो बना हुआ होता है
लेकिन उस दुर्ग तक पहुंचने का जो रास्ता है वह बहुत कठिन होता था। कांटों से घिरा हुआ रास्ता होता था, झाड़ियों से घिरा हुआ रास्ता होता था। इसके बाद है पारिक दुर्ग, यानी वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई बनी होती थी, उसको पारिक दुर्ग बोला जाता था। उसके बाद में है पारिद दुर्ग, यानी वह दुर्ग जिसके चारों ओर परकोटा होता था या फिर ऊंची दीवार होती थी, उसको पारिद दुर्ग बोला जाता था। उसके बाद में है सैन्य दुर्ग, यानी वह दुर्ग जहाँ पे सेना को रखा जाता था। उसके बाद में आता है सहाय दुर्ग, यानी वह दुर्ग जहाँ पे सहायता पहुंचाई जा सके, यानी जहाँ पे जो राज परिवार के सदस्य वगैरह रहते थे वहां तक उनकी सहायता पहुंचाई जा सके। उसके बाद आता है धानवन दुर्ग, यानी वह दुर्ग जो रेगिस्तान में या फिर मरुस्थल में बना होता था, उसको धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता था। तो इस प्रकार ये जो जैसलमेर का दुर्ग है या फिर जैसलमेर का जो किला है यह धानवन श्रेणी में आता है। इसके बाद साल आता है 2013। 2013 में कंबोडिया के नोम पेन शहर में आयोजित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 37वें सत्र में जैसलमेर के किले को राजस्थान के अन्य 5 किलों के साथ में विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया जाता है। यानी कि जैसलमेर का जो किला है इसको 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया जाता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को अर्थात यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी, जिसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। अपना जो देश भारत है यह यूनेस्को का सन 1946 से सदस्य रहा है। ये जो यूनेस्को संगठन है यह मुख्यतः शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, मानव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृति, संचार व सूचनाओं के जरिए अपनी गतिविधियां संचालित करता है तथा साथ में साक्षरता बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को प्रायोजित करता है। तथा इसी के साथ साथ में यह वैश्विक धरोहर की जो इमारतें हैं, स्थल हैं, पार्क वगैरह हैं, इनको संरक्षण देने का कार्य भी ये संस्था करती है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में दुनिया भर से ऐतिहासिक इमारतों को, पार्कों को, झीलों को, मरुस्थलों को, स्मारक भवनों को तथा शहरों इत्यादि को शामिल किया जाता है। देखिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में स्थानों वगैरह को या फिर इमारतों वगैरह को 3 श्रेणियों के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जिनमें पहली श्रेणी होती है सांस्कृतिक श्रेणी, दूसरी श्रेणी होती है प्राकृतिक श्रेणी और तीसरी श्रेणी होती है मिश्रित श्रेणी, जिसमें सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों श्रेणियों का मिश्रण होता है। उन इमारतों को या फिर उन स्थानों को मिश्रित श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रकार से भारत में कुल 42 विश्व विरासत स्थल हैं जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, जिनमें 34 सांस्कृतिक श्रेणी के अंतर्गत, 7 प्राकृतिक श्रेणी के अंतर्गत तथा 1 स्थल को मिश्रित श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है। देखिए यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है उसमें राजस्थान की राजधानी जयपुर को भी शामिल किया गया है। इसके साथ में राजस्थान के 6 पर्वतीय दुर्ग हैं उनको भी शामिल किया गया है, जिनमें चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है, गागरोन का दुर्ग है जो राजस्थान के झालावाड़ जिले में पड़ता है, कुंभलगढ़ दुर्ग है जो राजस्थान के राजसमंद जिले में पड़ता है, रणथंभौर का किला है जो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है, आमेर का किला है जो राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। इसी के साथ साथ में जैसलमेर के किले को भी यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में 2013 में शामिल किया था। अब अपने टॉपिक पे अपन वापस आते हैं। जैसलमेर के किले में 99 बुर्ज बने हैं जो इस किले की मुख्य पहचान भी है। इसी कारण से इस किले को 99 बुर्जों वाला दुर्ग भी कहा जाता है। अब बुर्ज हैं वो मुख्यतः टावर होते हैं। अब ये जो बुर्ज हैं इनको किले की बाउंड्री पे या फिर दुर्ग की जो दीवार होती है, बाउंड्री वाली दीवार होती है, उस दीवार में इनको बनाया जाता था और बुर्जों के ऊपर तोप रखने के लिए या फिर हथियार वगैरह रखने के लिए जगह होती थी। अब बुर्ज के निचले वाले हिस्से में कुछ कमरे होते थे, कुछ कमरे बने हुए होते थे जो युद्ध के समय हथियार रखने के काम में आते थे तथा साथ में युद्ध के समय जो सैनिक होते थे उनका अस्थायी निवास होता था। इस प्रकार ये जो बुर्ज हैं ये किसी भी किले के लिए सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे, क्योंकि इनके ऊपर तोप वगैरह रखने के लिए स्थान होता था, सैनिकों वगैरह के लिए स्थान होता था, साथ में हथियार वगैरह रखने के लिए स्थान होता था। इसके साथ ही साथ यहाँ से दुश्मन पे नजर भी रखी जा सकती थी, इसलिए बुर्ज थे ये स्पेशल होते थे किसी भी किले के लिए। अब जो जैसलमेर का जो किला है इसमें 99 बुर्जों में से सबसे प्रमुख जो बुर्ज है वह है वेरिसाल बुर्ज। अब ये जो वेरिसाल बुर्ज है ये इतना प्रमुख इसलिए है क्योंकि इस किले का जो
प्रमुख दरवाजा है या फिर मुख्य द्वार जो है वो इस वेरिसाल बुर्ज की ओट में आता है। चूंकि जो मुख्य दरवाजा है वह वेरिसाल बुर्ज की ओट में आता था, तो दुश्मन सेना के लिए इस दरवाजे को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, क्योंकि पहले के समय में जो बड़े दरवाजे होते थे उनको तोड़ने के लिए हाथी वगैरह का उपयोग किया जाता था, और उस दरवाजे को तोड़ने के लिए हाथी को प्रॉपर रनअप की जरूरत होती थी। तो इस वेरिसाल बुर्ज की वजह से हाथी वगैरह को प्रॉपर रनअप नहीं मिल पाता था उस दरवाजे को तोड़ने के लिए, इसलिए ये जो दरवाजा है ये अत्यंत सुरक्षित रहता था वेरिसाल बुर्ज के माध्यम से। यही बात है जो इस वेरिसाल बुर्ज को इतना प्रमुख बनाती है। अब बात कर लेते हैं अपन इस दुर्ग की स्थापत्य शैली के बारे में। देखिए, जैसलमेर दुर्ग की जो स्थापत्य शैली है वह मुस्लिम शैली मुख्यतः मुगल शैली से एकदम पृथक है। देखिए, मुगल कालीन जो किले हैं या फिर मुगल स्थापत्य के जो किले हैं उनके निर्माण में लग्जरी को प्रमुख स्थान दिया जाता था। उन किलों के अंदर बाग बगीचे, नहरें, फव्वारे वगैरह इत्यादि होते थे। लेकिन जैसलमेर का जो किला है इसका स्थापत्य इस मुगल शैली के स्थापत्य से एकदम विपरीत है। जैसलमेर किले का या फिर जैसलमेर दुर्ग का जो स्थापत्य है वह एक साधारण गांव के स्थापत्य की भांति दिखाई पड़ता है, जिसका कारण है कि इस किले में साधारण गांव की भांति महल, मंदिर, प्रशासकों व जनसाधारण हेतु निवास के लिए मकानों का निर्माण या फिर घर का निर्माण किया गया था। यानी इस दुर्ग में प्रवेश करने पर हमें एक टिपिकल गांव की भांति वाइब आती है। कहने का अर्थ है कि इस किले को बनवाया इसलिए गया था ताकि जो राज्य की जनता है वो इस किले में आराम से संपूर्ण सुख साधनों के साथ अपना जीवन यापन कर सके, यहाँ पे निवास कर सके। इसी कारण से ये जो किला है ये राजस्थान का दूसरा ऐसा बड़ा किला है जिसके अंदर आज भी लोग रहते हैं तथा अपना जीवन यापन सुचारू रूप से कर रहे हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा जो किला है जिसमें लोग वर्तमान समय में रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, वह चित्तौड़गढ़ का किला है। इस प्रकार से राजस्थान में दो किले ऐसे हैं जहां पे वर्तमान समय में जनता रह रही है, अपना जीवन यापन कर रही है, जिसमें पहला किला है चित्तौड़गढ़ तथा दूसरा किला है जैसलमेर का किला। चूंकि उस समय पे जनसंख्या कम थी इसलिए राज्य के जो लोग हैं या फिर राज्य की जो जनता है वह इस दुर्ग में रह रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जनसंख्या बढ़ती गई, तो लोगों ने इस दुर्ग के बाहर भी अपना निवास बनाना शुरू कर दिया और इस प्रकार कालांतर में धीरे धीरे ये पूरा नगर विकसित हो गया। आज की यात्रा में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये जो यात्रा है ये रोचक लगी होगी। अपनी इस यात्रा को अपन जारी रखेंगे अपने इस भाग के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।